मेरा नाम अनामिका है। मेरी मम्मी जॉब करती थी। मेरे पापा जब मैं 1 साल की थी तभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी ज़िंदगी अकेली मेरी माँ के होते हुए भी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि मेरी दादी तो बीमार ही रहती थी। जब से ही मैंने होश संभाला था, सिर्फ अपनी दादी और अपनी मम्मी को ही देखा था। मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पापा की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जब मैं 1 साल की हुई थी तब मेरे पापा अपने काम से घर वापस आ रहे थे और अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मुझे तो अपने पापा का चेहरा तक याद नहीं था, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी और ना ही मेरे पास मेरे पापा की कोई फ़ोटो थी। मैं जब भी मम्मी से पापा की फ़ोटो के बारे में बात करती तो उन्होंने हमेशा मुझे यही बहाना लगाया था कि तुम्हारे पापा को फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं था, इसीलिए उनके फ़ोटोज़ नहीं हैं और उनके डॉक्यूमेंट सारे ही तुम्हारे छोटे चाचा जी के घर पर हैं। मेरे सारे रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे और हमारे घर पर भी कम ही आते थे, इसलिए हम लोग उनसे दूर दूर रहते थे, क्योंकि मेरी दादी और मेरी माँ को किसी के सहारे की ज़रूरत थी। पापा के जाने के बाद वो बहुत बेसहारा हो गई थी और फिर मैं भी उन लोगों की ही गिनती में आती थी। हम लोगों को पलटकर किसी ने नहीं देखा था, इसलिए मेरी दादी और मम्मी हमारे रिश्तेदारों से कम ही संबंध रखती थीं। समय के साथ साथ मुझे सब्र तो नहीं आया था, लेकिन मैं इतनी सब्र वाली लड़की थी कि अपनी मम्मी से दोबारा कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कभी मम्मी से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी, मगर दिल ही दिल में मैं हमेशा सोचा करती थी कि जिन लोगों के अपने इस दुनिया से चले जाते हैं उनके पास कम से कम उनकी कोई फ़ोटो तो ज़रूर होती है, जिसे देखकर वो अपना दिल बहला लेते हैं और उन्हें सब्र आ जाता है। काश मैं भी अपने पापा की फ़ोटो एक बार तो ज़रूर देख लेती और उनकी फ़ोटो से बातें कर सकती, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली आ जाती। मैं अभी तक अपने पापा को देखने के लिए बेचैन थी। सारी ज़िंदगी मैंने इसी बेचैनी के साथ गुजारी थी, लेकिन मैं अपने पापा की झलक तक नहीं देख पाई थी। पढ़ाई के साथ साथ फ्री टाइम में मैंने अपनी एक अलग ख्यालों की दुनिया बसाई हुई थी। मम्मी वैसे भी जॉब करती थी, घर में दादी और मैं ही रहा करते थे। दादी की तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मैं पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि मुझे मम्मी और दादी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम कम ही मिलता था। पढ़ाई से फ्री होने के बाद मैं किचन में आकर दादी के लिए परहेज़ का खाना तैयार करने लगी थी। अभी मैं किचन में खाना बना ही रही थी कि दादी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और कहने लगी, अनामिका, तुम कहाँ हो बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठकर कुछ देर मुझसे बातें कर लो। हमेशा पढ़ाई में या किसी न किसी काम में बिजी रहती हो, कभी अपनी दादी से बातें भी कर लिया करो। छोड़ दो खाना पकाना, मुझे अभी नहीं खाना है, देर से तैयार कर लेना। मैं दादी के पास जाकर बैठी तो दादी मुझे देखकर कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, क्यों ना मैं बहू से कहकर तुम्हारी शादी की बात करती हूँ, वो तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करे और फिर जल्द से जल्द हम तुम्हें विदा कर दें। मैं दादी की बात सुनकर हैरान रह गई थी और हंसने लगी। मैंने कहा, दादी आप ये कैसी बातें कर रही हो, अभी तो मैं सिर्फ 21 साल की ही हुई हूँ और अभी मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और अभी से ही आपको मेरी शादी की फ़िक्र हो गई है। मेरी बात सुनकर दादी कहने लगी, लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही बेहतर रहता है। अब मैं सीरियस होकर दादी से बातें कर रही थी। मैंने कहा, दादी उन लड़कियों पर पिता और भाई का साया होता होगा, लेकिन मेरे पास तो ना पिता का साया है और ना ही भैया का प्यार है। अभी तो मुझे मम्मी की जॉब छुड़वानी है और आप दोनों के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है। न जाने कितने सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरी मंजिल और मेरे इरादे बहुत बुलंद हैं। घर की हालत देखिए दादी, कितनी ख़राब हो रही है। मम्मी की सैलरी से मुश्किल से हमारे घर का खर्च और मेरी पढ़ाई के खर्चे पूरे होते हैं और अभी तो दूर दूर तक मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मेरी बात सुनकर दादी खामोश हो गई थी और वो गहरी सोच में पड़ गई थी। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, दादी आपको मेरे बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मैं दादी को तसल्ली देकर कमरे से निकल गई थी और दोबारा से किचन में आकर काम में बिजी हो गई थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान दूसरी तरफ लटका जा रहा था। अगले दिन मेरा रिजल्ट आना था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे कामयाब करे और फिर अगले दिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। रिजल्ट आने के बाद तो मेरी खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं थे। कॉलेज में सारे लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मेरी मम्मी और मेरी दादी भी इस बात से बहुत खुश थीं।
मैंने उन लोगों को कॉलेज से ही कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, जबकि मेरे कुछ क्लास फेलोज गुस्से की हालत में मुझे घूर रहे थे। उन्हीं टॉपर लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम शालिनी था, जो कॉलेज की टॉपर रह चुकी थी, उसे तो मेरी कामयाबी किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही थी। वो एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी और उसी की वजह से वो खुद को ना जाने क्या समझती थी। उस दिन उसके साथ पूरा ग्रुप मौजूद था। वो सब लोग मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं बहुत खुश थी और इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप कर सकती हूँ और अब वो टाइम दूर नहीं था जब मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती और पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मैंने सोच लिया था, अब मैंने ठान लिया था कि मुझे खूब मेहनत करनी है और किसी काबिल बनना है। उस दिन मुझे घर पहुंचते हुए काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था और मैं ऑटो से आ रही थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मैं अपने घर के दरवाजे के सामने आकर जैसे ही रुकी तो मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे घर से शालिनी बाहर निकल रही थी। वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी और कुछ दूरी पर ही उसकी कार भी खड़ी हुई थी। मैं उसे अपने घर से बाहर निकलता हुआ देखकर हैरान रह गई थी। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करती, उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपनी कार में बैठकर कुछ ही समय में मेरी नज़रों से ओझल हो गई थी। मैं घर में जैसे ही दाखिल हुई तो आज मेरी मम्मी भी घर पर मौजूद थी। मुझे घर में देखकर उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ऐसी भी क्या बात है, आप मुझसे क्या छुपा रही हो? मेरी बात पर मम्मी हंसते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। यहाँ पर अभी अभी तुम्हारी क्लास फेलो शालिनी आई थी। पिछले दिनों उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं था। बस इसी बात के लिए वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी। उसकी कोई इम्पॉर्टेंट कॉल आई तो वो उठकर चली गई। देखो बेटा, शालिनी अब जब भी तुम्हें कॉलेज में मिले तो तुम उससे अच्छे तरीके से बातचीत करना, क्योंकि उसने अपना बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक कर लिया है। इसलिए तुम भी अपना बिहेवियर उसके साथ ठीक कर लेना। मैं मम्मी की बात सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप बेफिक्र रहो मम्मी, कल मैं खुद उसे गले लगा लूँगी और उसके साथ हमेशा अच्छे तरीके से ही बिहेव करूँगी। मैंने खुशी खुशी जब मम्मी से ये बात कही तो मेरी मम्मी भी खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि लोगों के साथ गलत बिहेवियर रखती या फिर उनसे अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती। मैं लोगों से जब भी मिला करती थी उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा ही रखती थी। तभी तो ज़्यादातर लोगों को मेरी आदत बहुत पसंद थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो शालिनी बहुत खुशी खुशी मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझसे अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी और मुझे गले से लगा लिया था। कहने लगी कि अब हम एक अच्छी फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मुझे भला इस बात से क्या एतराज़ हो सकता था। तो इस तरह से हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। आज मम्मी भी ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उनके ऑफिस में भी ऑफ था। दोपहर के खाने से फ्री होने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा, चलो आज मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलती हूँ, मैं तुम्हें थोड़े कपड़े दिलवा देती हूँ। तुम्हारे पास नए कपड़े ख़त्म हो गए हैं। अब तुम्हारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होगी तो तुम्हें ज़रूरत होगी। मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, रहने दो, मैं फेयरवेल पार्टी में पुराने कपड़े ही पहन जाऊंगी। कल ही तो आपको सैलरी मिली है, क्या सारी आज ही ख़त्म कर देने का इरादा है? मेरी इस बात पर मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर रही है। मैं बस मम्मी की बात पर मुस्कुरा दी थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से दादी तो हमारी बातों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी और चुपचाप मम्मी की और मेरी बातें सुनती रहती थी। उस समय भी वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मम्मी की ज़्यादा जिद करने पर मैं उनके साथ मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई थी। मम्मी और मैं दादी को मार्केट के बारे में बताकर घर से निकल गए थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से आज मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर भीड़ भाड़ के बीच में घुसने लगी। मैंने कहा, मम्मी हम कपड़े किसी और दिन ले लेंगे, आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हमें कौन से बहुत सारी शॉपिंग करनी है, इतनी भीड़ में परेशान होने का क्या फ़ायदा। मैं परेशान होते हुए मम्मी से कहने लगी तो मम्मी ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम तो अभी से ही थक गई, मैं आज तुम्हें बड़ी दुकान से कपड़े दिलवाऊंगी। मम्मी ने कहा कि कपड़े वाले की दुकान मुझे शालिनी ही बताकर गई थी। उसने बताया था कि बहुत अच्छा दुकानदार है
और उसकी दुकान पर बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और डिस्काउंट भी होता है। शालिनी भी इसी दुकान से कपड़े खरीदती है। शालिनी ने तो जैसे मेरी मम्मी पर जादू ही कर दिया था। मैं मजबूरन भीड़ भाड़ में जगह बनाती हुई मम्मी के साथ चलने लगी। फाइनली दुकान आ गई थी। हम दुकान के अंदर दाखिल हुए तो दुकान के अंदर महंगे महंगे और बहुत खूबसूरत कपड़े मौजूद थे। वहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े देखकर मेरा तो दिल ललचा गया, क्योंकि आज से पहले हम इतनी बड़ी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए नहीं आए थे। दुकानदार की नज़र जैसे ही मेरी मम्मी पर पड़ी तो वो खुश हो गया, जैसे वो मेरी मम्मी को पहले से जानता हो। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई थी, पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो हमें अपनी कस्टमर बनाने के लिए इस तरह से खुशी खुशी हमें देख रहा है। उसी दुकान का एक सेल्समैन हमें कपड़े दिखा रहा था। इतने खूबसूरत कपड़े आज मैं पहली बार देख रही थी और इनमें से एक सूट को पसंद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। मैंने एक सूट पसंद किया और उसके बारे में अपनी मम्मी से एडवाइस ली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी मम्मी दुकानदार के साथ धीमे धीमे आवाज़ में कुछ बातें कर रही थी। उन लोगों ने जब नोटिस किया कि मैं उन्हें देख रही हूँ तो वो दोनों अचानक से खामोश हो गए। दुकानदार मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसका अंदाज कुछ पसंद नहीं आया था। मम्मी ने मेरा पसंद किया हुआ वो सूट पैक करवाया और दुकान वाले को पैसे दिए। फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। मैं सख्त उलझन का शिकार हो रही थी, मगर चाहने के बावजूद भी अपनी मम्मी से मैं कुछ नहीं पूछ सकी। कुछ दिनों बाद जब हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी हुई तो स्पेशली मेरे सूट की शालिनी ने बहुत तारीफ़ की थी। मम्मी ने तो रोज़ का रूटीन बना लिया था कि वो मुझे किसी न किसी बहाने से उस कपड़े वाले की दुकान पर ले जाती थी, लेकिन मुझे इस दुकानदार से डर महसूस होता था। तो मम्मी मेरे सामने उसकी इतनी ढेर सारी तारीफ़ कर दिया करती थी कि मुझे मम्मी के मुँह से उस दुकानदार की तारीफ़ सुनकर अब चिढ़ महसूस होने लगी थी और कहती थी कि ये सब तो शालिनी का एहसान है कि उसने हमें इतने अच्छे दुकानदार से मिलवाया। उस दुकानदार की वजह से मेरी मम्मी की ज़िंदगी में भाई की कमी दूर हो गई। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती तो मेरी मम्मी उस दुकानदार के लिए ज़रूर लेकर जाती थी और वो भी खुशी खुशी खा लिया करता था। मैं हर बार अपनी मम्मी के साथ जाती थी। मुझे इस दुकानदार से कोई मतलब नहीं था, मगर मम्मी का ख्याल रखना और उनके साथ की वजह से मुझे यहाँ पर उनके साथ आना पड़ता था। शालिनी तो इन दिनों हम लोगों पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होती जा रही थी। वो जब भी हमारे घर आई मम्मी और दादी के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाती थी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं भी उसे बदले में इतने ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती। तो एक दिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था कि तुम हम लोगों को इस तरह के गिफ्ट्स मत दिया करो। मेरी बात पर वो नाराज़ हो गई और कहने लगी, तुम इस बात को गलत रंग दे रही हो। दोस्त होने के नाते तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी दादी मेरी भी कुछ लगती हैं। मैं तो तुम्हें अपनी फ्रेंड समझती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे कोई गैर ही बना दिया। ये कहकर वो रोने लगी तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैं शायद उसके बारे में कुछ गलत सोचने लगी थी। दूसरी तरफ मेरी मम्मी ने उस दुकान वाले को अपना सगा भाई ही बना लिया था। मेरी मम्मी बहाने बहाने से मुझे उसकी दुकान पर साथ ले जाती थी और फिर वो दोनों ढेर सारी बातें करते थे। मैं एक तरफ को बैठ जाती थी। एक रात काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो दादी और मम्मी की आंख खुल गई थी। मम्मी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो दुकानदार खड़ा हुआ था। मेरी मम्मी ने चौंकते हुए उस दुकानदार से कहा, क्या हुआ भैया, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कैसे आना हुआ? वो दुकानदार मेरी मम्मी से कहने लगा, दीदी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मुझे इस समय यहाँ पर आना पड़ा। क्या आप अपने भाई को घर के अंदर नहीं बुलाओगी? मेरी मम्मी ने उन्हें जल्दी से घर के अंदर आने के लिए कहा और उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और अपने मुँह बोले भाई को घर के अंदर अपने कमरे में आराम से बैठा दिया। वो दुकानदार मेरी मम्मी से कहने लगा, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने इलाज के लिए 80,000 रुपये मांगे हैं। दीदी मेरे पास तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं है। ये कहकर वो रोने लगा तो हमारा बड़ा दिल दुखा, क्योंकि एक मजबूर इंसान को इस तरह से रोते हुए देखना भला कहाँ आसान होता है। और हम माँ बेटी तो वैसे भी किसी मजबूर इंसान की मजबूरी को नहीं देखते, तो हमारा दिल बहुत दुखता था। हम तीनों का दिल पिघल गया था। मम्मी फ़ौरन ही अपने कमरे में गई और अलमारी से अपना जेवर निकाल कर उस दुकानदार के सामने रख दिया और उससे कहने लगी कि मेरे पास ये जेवर रखा हुआ है, आप इसे बेचकर भाभी का इलाज करवा लो। जब कभी आपके पास पैसे हों तो मुझे वापस कर देना, लेकिन इनकार मत करना, उधार समझकर रख लो।
जेवर देखकर दुकान वाला एहसानमंद होकर मेरी मम्मी के सामने रोने लगा और कहने लगा कि ऐसी बहन भगवान हर इंसान को दे। दीदी, आपने तो सचमुच बहन होने का हक अदा कर दिया। लोग सच ही कहते हैं कि अपनों से ज़्यादा तो पराए काम आ जाते हैं। मेरी प्यारी दीदी, आज आपने इस बात को सच साबित कर दिया है कि सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते। मेरी मम्मी कहने लगी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था भैया। मैंने आपको मुँह से सिर्फ भैया कहा ही नहीं है बल्कि दिल से समझा भी है। वो दुकानदार तो वहाँ से खुशी खुशी मेरी मम्मी के जेवर लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आपने ये ठीक नहीं किया। आपने ये जेवर कितने सालों से संभाल कर रखा हुआ है और इस दुकानदार के 2 आंसू देखकर आपका दिल पिघल गया और आपने ये जेवर लाकर इसके हाथों में थमा दिए। मेरे ख्याल से तो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी कि खामोश हो जाओ, तुम्हें इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मेरी बड़ी मत बनो। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। खामोशी से अपने कमरे में जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मम्मी मुझे डांट कर सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन मेरी आंखों में तो नींद थी ही नहीं। वो जेवर हमारे पास पापा की आखिरी निशानी के तौर पर रखे हुए थे, जो अब वो दुकानदार लेकर जा चुका था। न जाने क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, मगर मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन मम्मी और मैं घर पर ही मौजूद थे। मेरी मम्मी ने कहा, चलो अनामिका, कपड़े वाले की पत्नी के हालचाल पूछ कर आते हैं। मैं ना चाहते हुए भी मम्मी के गुस्से के डर की वजह से वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई। हर दिन की तरह मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दुकान वाला मेरी मम्मी को देखकर बहुत खुश हुआ था और जल्दी से मेरी मम्मी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। मेरी मम्मी ने उनकी पत्नी की सेहत के बारे में पूछा और फिर वो मुझसे कहने लगी कि बेटा तुम यहीं रुको, मैं आगे से जाकर ज़रा सब्ज़ी ले आती हूँ। मम्मी की बात सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मैंने उनसे मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी हालत की परवाह नहीं की और मेरी कोई बात सुने बिना ही वो वहाँ से चली गई। मम्मी के जाने के बाद कुछ कस्टमर दुकान में आए थे और कपड़े वाला उनको कपड़े दिखाने में बिजी हो गया। मैंने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया और मम्मी के आने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर हो चुकी थी मगर मेरी मम्मी वापस नहीं आई थी। मम्मी के इंतज़ार में मैं परेशान हो रही थी और दुकान में ही इधर उधर टहलने लगी। उस दुकानदार ने मुझे ऐसे टहलते हुए देखा तो वो मुझसे कहने लगा कि परेशान मत हो बेटी और यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। तुम्हारी मम्मी मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गई हैं। मैं तुम्हारी मम्मी की बहुत इज्जत करता हूँ और कभी उनका भरोसा तोड़ने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तुम अपने घर की तरह ही यहाँ पर सेफ हो। तुम भी मुझे मेरी बेटियों की तरह ही प्यारी हो। वो ये कहकर खामोश हो गया था, लेकिन उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था और मेरी नज़रें लगातार बार बार दरवाजे पर लगी हुई थी, क्योंकि मुझे इंतज़ार अपनी मम्मी का था। लेकिन अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। वो मुझे बड़ी घबराई हुई लग रही थी, जैसे बहुत ही जल्दबाजी में आई हो। उसने मुझे नहीं देखा था। वो दुकानदार से कहने लगी कि जल्दी से मुझे जेवर दे दो, मैं जेवर लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। उसने अभी मुझे नहीं देखा था कि मैं भी दुकान पर बैठी हुई हूँ, लेकिन अपनी बात पूरी होते ही जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो हैरान रह गई थी। मैं सारी बात समझ चुकी थी। मैं उसके करीब गई और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारा सारा नाटक समझ चुकी हूँ। तुमने और इस दुकानदार ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ धोखा किया, उनको बड़ी चालाकी के साथ बेवकूफ़ बनाया। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुमने मेरी मम्मी की मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया। तुम दोनों हमारे आरोपी हो। अभी मेरे जेवर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। शालिनी मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई थी और ख़ुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी थी। दुकानदार कहने लगा कि तुम दोनों यहाँ से कहीं बाहर जाकर लड़ो, मेरी दुकानदारी ख़राब मत करो। मेरी दुकान पर कस्टमर भी आते हैं, तुम लोगों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर क्या सोचेंगे। यहाँ सारे लोग मेरी शराफत की मिसाल देते हैं। मेरा कारोबार ख़राब हो जाएगा। भगवान के लिए यहाँ से बाहर निकलो। मैं उस दुकानदार पर चीखी। मैंने कहा, झूठी शराफत और झूठा नाटक जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है, उसका क्या? तुम लोग झूठे हो, तुम्हारी शराफत झूठी है। धोखेबाज इंसान, मेरी मम्मी की सारी उम्र की कमाई तुम ले गए झूठ बोलकर। अब शरीफ बनते फिर रहे हो। तुम देखना, सारे लोगों को तुम्हारी हकीकत बताऊंगी।
मेरे होश तो अपने काबू में ही नहीं आ रहे थे। उस दुकानदार ने अपनी दुकान अंदर से बंद कर दी। शालिनी तो भूखी शेरनी की तरह मुझ पर झपट्टा मार रही थी। मैंने भी उसको मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया तो अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर आसपास कोई चीज़ ढूंढी ताकि मैं उसे उठाकर शालिनी के सर पर मार सकूं, लेकिन मुझे वहां पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक पत्थर का टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ नज़र आया था। मैंने जैसे ही उस टुकड़े को शालिनी के ऊपर मारने के लिए उठाया, जो कि काफ़ी भारी था, मैंने वो हाथ में उठाया। इससे पहले कि मैं शालिनी के सर पर उसे दे मारती तो वो खुद ही डर कर पीछे हट गई थी। लेकिन दुकानदार तो बहुत डर गया था और बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि कहीं उसकी दुकान के अंदर कुछ गलत ना हो जाए। वो हमारे सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि भगवान के लिए प्लीज़ मेरी दुकान से निकल जाओ, आज तुम दोनों मेरा दिवाला निकाल कर छोड़ोगी। मैं उस पर घुर्राई कि पहले तो मेरा जेवर मेरे हवाले करो, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी, और आइंदा मुझे या मेरी मम्मी को अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। शालिनी चिल्लाई और दुकानदार से कहने लगी कि जेवर मेरे हवाले करो, आखिर इतने महीनों से तुम्हें पैसे खिला रही हूँ, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस लड़की की खातिर मेरा सर मेरे माता पिता के आगे झुक गया था। अगर ये जेवर इन दोनों माँ बेटी के पास चला गया तो इसकी माँ इसे बेचकर अपनी बेटी की शिक्षा को पूरा करवा देगी और उसके खर्चे भी उठाएगी और कभी मुझे इससे आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की अनपढ़ रहे और आगे ना पढ़ सके, ताकि मेरे कॉलेज में और मेरे माता पिता के सामने मेरी रेपुटेशन हमेशा बनी रहे। मैं उसकी बात पर मुस्कुराने लगी और हंसकर कहने लगी कि बदले की आग में तुम अंधी हो गई हो और तुम अपनी जलाई हुई आग में खुद ही जलोगी और जलकर राख हो जाओगी। मुझ पर तुम्हारे इन ड्रामों का कोई असर नहीं होगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दुकान के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी तो दुकान वाला घबरा गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उनके पीछे ही मुझे अपनी मम्मी भी खड़ी हुई दिखाई दी, जो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। पुलिस दुकान के अंदर दाखिल हुई और दुकान वाले को पकड़ लिया। उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि दिन दहाड़े दुकान को बंद करके 2 जवान लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो। दुकान वाला उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं नहीं सर, ये दोनों लड़कियां तो खुद ही लड़ाई कर रही हैं। यही वजह है कि मैंने बदनामी से बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया था, ताकि इनकी लड़ाई की आवाज़ बाहर तक ना जा सके, वरना आप मुझसे कसम ले लो कि ये दोनों तो मेरी बेटियों की तरह हैं। मैं भला इन दोनों के साथ कुछ बुरा क्यों करूँगा। पुलिस वाले ने कहा कि कोई सबूत है तुम्हारे पास। कपड़े वाला कहने लगा जी जी सर, आप देखो मेरी दुकान की हालत, इन दोनों लड़कियों ने लड़के मेरी दुकान की सारी सेटिंग ख़राब कर दी। पुलिस ने जब इधर उधर नज़र घुमाकर उस दुकान की ख़राब हालत देखी तो उनके चेहरे पर यकीन फैल गया था। मैंने कहा सर, क्या आप हमारी लड़ाई की वजह नहीं पूछेंगे। ये दोनों धोखेबाज हैं, ये लड़की और ये दुकान वाला चोर हैं। इस दुकानदार ने इस लड़की के कहने पर मेरी मम्मी को पहले तो बहन बना लिया और फिर इन्हें बहला फुसलाकर इनका जेवर हासिल कर लिया। ये लड़की जो मेरी दोस्त होने का नाटक कर रही है, दरअसल ये तो आस्तीन में छुपी हुई एक सांप है जिसे मैं पहचान नहीं सकी। ये मुझे खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, ये मेरी कामयाबी पर जल रही है। एक बार मैंने इसे बताया था कि मेरी माँ ने मेरी हायर एजुकेशन के लिए अपना जेवर रखा हुआ है, इसलिए इस लड़की के कहने पर मेरी मम्मी के जेवर इस दुकानदार ने ले लिए और ये इस दुकानदार के ज़रिए हासिल करना चाहती है और अब वो जेवर इस दुकानदार के पास है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जेवर हमें वापस कर दिए जाएं, क्योंकि इस दुकानदार ने झूठ बोला था कि इसकी पत्नी बीमार है। उन्होंने इसकी हालत पर तरस खाते हुए और इसकी मदद करने के लिए अपने वो कीमती जेवर इसको दे दिए थे, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। इसकी पत्नी बीमार नहीं है। जाहिर सी बात है, मेरी मासूम मम्मी के लिए मेरी एजुकेशन से बढ़कर एक इंसान की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी बात सुनकर शालिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसे तुम हम दोनों पर लगाए हुए इस आरोप को सच साबित कर सको। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत है, तभी तो मैं इतने भरोसे के साथ बात कर रही हूँ। मैंने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। मम्मी के इस दुकान से जाने के बाद मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी कि कहीं ये दुकान वाला मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। मुझे इस बात का डर था। उस सब में शालिनी और मेरी बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई थी। वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को सुना दी। मेरी आज की सावधानी मेरे काम आ गई थी, वरना शायद शालिनी उस चालाक दुकान वाले के साथ अपनी बात को सच साबित कर देती।
पुलिस ने उसी समय दुकान वाले से जेवर लेकर हमारे हवाले कर दिए और दुकान वाले को अपने साथ चलने के लिए कहा। शालिनी की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी। वो मुझसे कम नंबर आने पर अपनी बहुत बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब जेल के बारे में सुनकर वो और ज़्यादा घबरा गई थी। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी, कहने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो तुम कहोगी मैं वो जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। देखो, इस शहर में मेरे पापा का बहुत नाम है और इस शहर के सारे लोग उन्हें जानते हैं। मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। दूसरी तरफ दुकान वाला अलग पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ रहा था। गलती हो गई सर मुझसे। शालिनी मैडम के पापा की मुझ पर बहुत एहसान है। बस इसी वजह से मैं उनकी इस प्लानिंग में शामिल हो गया और उन्हें इनकार नहीं कर सका, वरना मेरे दिल में पैसों का भी कोई लालच नहीं था। मेरी दुकान से मेरा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है सर, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस पुराने एहसान की वजह से मैंने इनका साथ दिया। पुलिस ने उन दोनों को रोता हुआ देखकर मुझसे कहा, क्या तुम इन दोनों को माफ़ करने के लिए तैयार हो? जबकि मेरी मम्मी तो अपनी बेवकूफ़ी पर एक तरफ खामोश खड़ी थी। मैंने एक नज़र शालिनी पर और दूसरी तरफ दुकान वाले की तरफ देखकर कहा कि मैं दुकान वाले को दिल से माफ़ करती हूँ, लेकिन शालिनी को किसी हाल में भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसने दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया और ऐसा इंसान जो दोस्त के रूप में दुश्मनी निभाए वो कभी माफ़ी के लायक नहीं होता। ये कहकर मैं मम्मी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली आई थी। घर आकर मैंने दादी को भी पूरी बात बताई थी। दादी और मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी मम्मी ने कहा, तुम्हें शालिनी को माफ़ कर देना चाहिए था। मैं कहने लगी कि धोखेबाज लोगों को माफ़ कर देने का मतलब यह है कि हम उन्हें फिर से गलत काम करने की परमिशन देते हैं। वो जो चाहे करें, लेकिन मैं किसी हाल में भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। अपने दोस्त के रूप में दुश्मनी निभाई है उसने। दादी ने मम्मी से कहा कि इस दुकानदार पर भरोसा करने से पहले मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, बाहर हर तरह के लोगों को देखती है, लोगों के रंग समझने लगी है। इसकी बात को भी अहमियत दिया करो। दादी की बात सुनकर मम्मी ने सर झुकाकर दादी से कहा कि आप ठीक कह रही हो, ये ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। अब तो हमारी समझ से बहुत अजीब व गरीब लोग पाए जाते हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार है। इसने ये समझदारी ना दिखाई होती तो शायद जेवर मेरे पास दोबारा नहीं आते। मम्मी ने मुझे गले लगाकर प्यार किया। अगले दिन हर पेपर और हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर छाई हुई थी कि फेमस बिजनेसमैन की बेटी शालिनी जेल में बंद है। ये खबर अच्छी तरह से चैनल और न्यूज़पेपर में बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। इससे शालिनी खूब बदनाम हो रही थी। उसे अपने किए की सज़ा मिल रही थी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कॉलेज गई तो हर किसी की ज़ुबान पर शालिनी का ही नाम था। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अब मामला पुलिस के हवाले था। मैंने किसी को भी कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा और अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं घर गई तो मम्मी ने मुझे बताया कि नए नए नंबर से कॉल आ रही है। जैसे ही बात करती हूँ तो फ़ोन बंद हो जाता है। तुम बात करके देख लो, शायद कोई जानने वाला हो। मुझे उस टाइम बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देख लूँगी। अभी मैं खाना खाकर फ्री ही हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने शालिनी के पेरेंट्स खड़े हुए थे। मुझे देखकर शालिनी की मम्मी कहने लगी, हम यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा हुआ कि तुम हमें घर पर ही मिल गई हो। क्या हम अंदर बैठकर कुछ देर बात कर सकते हैं? मैंने कहा जी जी ज़रूर। मैं उन्हें अंदर ले आई थी। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कि मैं अपना केस वापस ले लूँ और इसके बदले वो मेरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ये ऑफ़र मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसी कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर शालिनी की मम्मी रोने लगी थी। उन्होंने कहा बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि उससे गलती हुई है, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। हम चाहे तो उसे अभी जेल से रिहा करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया और आगे चलकर वो किसी के साथ भी ऐसी गलती ना करे। गलती तो इंसानों से ही होती है बेटी। अब हम चाहते हैं कि तुम किसी तरह इस बात को ख़त्म कर दो और मेरी बेटी को माफ़ कर दो। सिर्फ उसे एक और मौका दे दो। पहले ही हम लोगों की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है और हमारी बेटी भी जेल में है। ऐसा तो उसकी गलती की वजह से ही हुआ है, लेकिन प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर दो।
लेकिन तुम उसे माफ़ कर दोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहकर उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। मैं उनके सामने बहुत शर्मिंदा हो रही थी, जबकि मेरी मम्मी और दादी भी मुझे उनकी बात मानने का इशारा दे रही थी। मैंने शालिनी के पेरेंट्स से कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के कहने पर यह केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उसकी मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। मम्मी और दादी ने भी सुकून का सांस लिया था। शालिनी के पापा ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और पेन से चेक भरने लगे। उन्होंने 50 लाख रुपए का चेक मेरे आगे कर दिया। मैंने उनसे चेक लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे लाख इनकार करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे वो चेक दे दिया और फिर वो दोनों वापस चले गए। मैंने अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर अपना केस वापस ले लिया था। शालिनी को रिहाई मिल गई थी, जिसकी मीडिया ने भरपूर कवरेज दी थी, मगर कॉलेज के प्रिंसिपल ने शालिनी को कॉलेज से निकाल दिया और उसे कहीं दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर वो अपने पापा की दौलत के जोर पर लंदन में पढ़ने के लिए चली गई थी। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक अच्छी जगह रिश्ता देखकर मेरी मम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, मगर मम्मी और दादी को अकेला छोड़कर जाने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। इसलिए मैंने फ़िलहाल तो शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। दादी की तबीयत अब हमेशा ही ख़राब रहने लगी थी। एक दिन दादी भी हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गईं। उनके जाने से मम्मी बहुत उदास हो गई थी और मुझे उनको संभालने में काफ़ी टाइम लगा था। फ़िलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरी शादी हो गई थी। मैंने शादी के बाद मम्मी को अपने साथ ही रख लिया था, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था। उन्होंने हमेशा मेरी मम्मी को अपनी माँ के समान समझा था। एक दिन मेरी मम्मी बड़े अफसोस के साथ मुझसे कहने लगी कि अनामिका, मेरा कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन मैंने उस कपड़े के दुकानदार को अपना सगा भाई ही समझा था। उसने भी हमेशा मुझसे बिल्कुल सगी बहनों की तरह ही बात की थी। मैं कहूँ तो आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है। मन करता है कि मैं जाकर उसका हालचाल पूछाऊँ। शालिनी के साथ हाथापाई वाले हादसे के बाद हमने उस मार्केट में कभी कदम नहीं रखा था। मैं मम्मी को दूसरी मार्केट लेकर जाती थी और अब तो हम लोगों ने घर भी चेंज कर लिया था, इसलिए हमारा कभी दोबारा उस मार्केट में जाना नहीं हुआ था। मैंने मम्मी को बहलाने के लिए कह दिया था कि ठीक है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगी। मम्मी की सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और मैं चाहती थी कि उनके दिल में कोई भी ख्वाहिश बाकी न रहे, इसलिए मैं उनको उस कपड़े की दुकान वाले यानी कि दुकानदार के पास लेकर चली गई। मगर वहाँ पर तो एक जवान लड़का बैठा हुआ था जो बिल्कुल उस दुकानदार की शक्ल के जैसा था। उसे देखकर आइडिया लगाया जा सकता था कि वो उसी दुकानदार का बेटा है। मैंने उससे उसके पिता के बारे में पूछा तो वो अफसोस में होकर कहने लगा कि मेरे पिता का तो 6 महीने पहले ही देहांत हो चुका है। हमें भी उनकी मौत पर बहुत अफसोस हुआ था। मेरी मम्मी ने उस लड़के से कहा कि हम तुम्हारी दुकान के काफ़ी पुराने कस्टमर हैं। कुछ देर बाद हम उसकी दुकान से बाहर निकल गए थे। मैंने गौर किया था कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी आप क्या सोच रही हो? मम्मी कहने लगी कि इंसान की अहमियत बिल्कुल पानी के बुलबुलों की जैसी होती है, मगर इसके बावजूद भी इंसान अपनी ज़िंदगी को न जाने किन किन धंधों में उलझा कर रखता है। भगवान इस दुकानदार को स्वर्ग में जगह दे। बेचारा इस दुनिया से ही चला गया। 4 दिन की ज़िंदगी थी, पूरी हो गई तो चल बसा। मगर मम्मी ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था। मैंने मम्मी से पूछा, मगर क्या मम्मी? मम्मी ने अपने चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट सजाई और कहने लगी, मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया, जिसे तुम भी हमेशा याद रखना। दुनिया में मुंहबोले रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। दिल में चाहे जितनी भी मोहब्बत दे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हकीकत दिखा ही देता है। जो सबक मैं मम्मी को कई साल पहले सिखाना चाह रही थी, आज उस सबक को वो खुद ही सीख चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर मम्मी के कहने पर सिर हिला दिया था और हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे। मेरी मम्मी भी उसके बाद 4 साल जिंदा रही और उसके बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं अपने पति के साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी अपनी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। उस समय से लेकर आज तक मेरी कभी भी शालिनी से मुलाकात नहीं हुई और मैं चाहती भी नहीं हूँ। ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए जो आपके साथ मिले भी रहते हैं और आपके खिलाफ भी रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।